दोस्तों क्लास 9 मैथमेटिक्स में अब हम एक्सरसाइज नंबर 1.5 और 1.6 को दोनों को एक साथ क्लब करके पढ़ने वाले हैं। क्लब करके क्यों पढ़ने वाले हैं? देखो 1 पॉइंट एक्सरसाइज 1.5 हमें पहले पढ़ना चाहिए था, लेकिन 1.5 में कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिसको हम इजीली समझ सकते हैं अगर हमें 1.6 के कॉन्सेप्ट्स पता है, जैसे कि ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। ठीक है, तो इसलिए मैं दोनों को एक साथ पढ़ा रहा हूँ। दोनों का जो थ्योरी पार्ट है, जो भी फॉर्मूले हैं, वो सब मैं एक ही वीडियो में कवर कर रहा हूँ। फिर एक्सरसाइज हम अलग अलग से कर लेंगे। ठीक है, हमारे प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज अभी तक 1.4 तक सारे कॉन्सेप्ट्स और एक्सरसाइज कवर हैं उसमें। आप प्लीज उन्हें जाके देखिएगा, आपको और अच्छी तरह समझ में आएगा। तो चलिए आज हम एक्सरसाइज 1.4 और 1.5 और 1.6 को कवर करने के लिए सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। देखो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स क्या है? लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स होता है कि जो हम पावर्स पढ़ते हैं, जैसे कि आपने ये फॉर्मूले पढ़े होंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, जो भी ये पावर वाले टर्म्स होते हैं इन्हें हम कहते हैं एक्सपोनेंट्स। जैसे कि यहाँ पर लिखा है, अगर मान लीजिए मैं एग्जांपल दूं, 2 की पावर 3, तो जो ये 2 है इसे बोला जाता है बेस, और जो 3 होता है इसे बोला जाता है एक्सपोनेंट। ठीक है, अब इनके ही कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उन प्रॉपर्टीज को हम पढ़ते हैं। देखो बहुत इजी प्रॉपर्टीज है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से समझा दूंगा, आपको याद भी रहेगा ये। देखो जो सबसे पहला है वो क्या है? ए रेस टू द पावर एम, ए रेस टू द पावर एन। इन दोनों का क्या हो रहा है? प्रोडक्ट हो रहा है। मतलब ए रेस टू द पावर एम मल्टीप्लाई ए रेस टू द पावर एन इक्वल्स टू ए रेस टू द पावर एम प्लस एन। ठीक है, देखो एग्जांपल लेते हैं और अच्छी तरह समझ में आएगा। मान लीजिए है 5 रेस टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 5 रेस टू द पावर 2। तो इस लॉ के हिसाब से अगर ए रेस टू द पावर एम और ए रेस टू द पावर एन इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, तो इस लॉ के हिसाब से आंसर आना चाहिए ए रेस टू द पावर एम प्लस एन। मतलब मैं आंसर लिख देता हूं पहले, 5 रेस टू द पावर 3 प्लस 2, मतलब 5 रेस टू द पावर 5 आना चाहिए आंसर। ठीक है, चेक कर लेते हैं। देखो 5 रेस टू द पावर 3 का मतलब क्या है? पावर का मतलब 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, क्यूब हो रहा है ये, तो मतलब 5 इंटू 5 इसका मतलब यही है। और 5 स्क्वायर का मतलब 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। अब इन दोनों को आपने 5 क्यूब और 5 स्क्वायर को बीच में क्या कर रखा है? मल्टीप्लाई कर रखा है। तो अगर मैं अब काउंट करूं 1 2 3 4 5, तो 5 की पावर कितनी हो जाएगी? 5। वही ये लॉ बताता है कि अगर बेस सेम है और पावर्स अलग अलग है और बीच में अगर मल्टीप्लीकेशन हो रही है, तो सिंपली उन पावर्स को आप ऐड कर सकते हैं। क्यों ऐड कर सकते हैं? उसका रीजन ये रहा। ठीक है, ऐड करना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ऐसे ही इसका इनवर्स देखो। अब डिवाइड हो रहा है, बेस सेम है, पावर्स अलग अलग है, तो ये कहता है कि इसे सब्ट्रैक्ट कर दो। ये भी हम बहुत इजीली समझ सकते हैं। देखो मतलब अगर 5 रेस टू द पावर 3 डिवाइड बाई 5 स्क्वायर है, तो इसके हिसाब से आंसर क्या आना चाहिए? 5 रेस टू द पावर 3 - 2, मतलब 5 रेस टू द पावर 5, मतलब 5। ठीक है, यही तो होगा। इसको देखो आप समझो ऐसा क्यों हो रहा है। 5 क्यूब का मतलब क्या है? 5 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, और 5 स्क्वायर का मतलब 2 बार। तो ये दो कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या? सिर्फ एक 5 बच जाएगा। वही आंसर आ रहा है। समझ में आया? तो अगर बेस सेम है, पावर्स अलग अलग है और डिवीजन हो रहा है, तो आप सब्ट्रैक्ट करेंगे उसे। ए रेस टू पावर एम डिवाइड बाई ए रेस टू पावर एन इक्वल्स टू ए रेस टू पावर एम माइनस एन। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, ए रेस टू पावर एम और उसका होल रेस टू पावर एन है। मतलब मान लीजिए 2 रेस टू पावर 3 है और इसका होल रेस टू पावर 4 ले लीजिए। ऐसा कोई नंबर है, 2 का क्यूब हो रहा था और इस पूरे का 4 टाइम्स हो रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर इसके हिसाब से इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4 3 जा 12, तो आंसर क्या आना चाहिए? 12 आना चाहिए। ठीक है, ये हम चेक भी कर लेते हैं। देखो 2 क्यूब की पावर 4। सबसे पहले मुझे ये बताओ, अगर इस नंबर को एक नंबर मान लो, ठीक है, अंदर 2 की पावर क्यूब मत कंसिडर करो, मान लीजिए कोई भी एक नंबर है ये। ठीक है, इसकी पावर 4 है, इसका मतलब इसको 4 बार मल्टीप्लाई करिए। इस 4 का मतलब क्या है? इस पूरे टर्म को 4 बार मल्टीप्लाई करिए, तो ये कर दिया। और इन हर एक टर्म में ये 2 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है? 3 बार।
फिर ये वाला भी 3 बार, ये वाला भी 3 बार। क्यूब का मतलब तो यही है। तो टोटल कितनी मल्टीप्लिकेशन होगी 2 की, देखो, ये 3 बार, ये 3 बार, ये 3 बार, ये 3 बार। तो 3 + 3 6 + 3 9, और 9 + 3 12। तो आंसर क्या आया? 2⁻12। ठीक है, तो सिंपल लॉज है, कोई ज्यादा डिफिकल्टीज नहीं है, इजीली समझ भी सकते हैं। तो a⁻m और उसकी रेस टू पावर अगर n है तो आप पावर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पावर्स ऐड हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि बेस सेम है, दो अलग अलग नंबर है, पावर्स अलग अलग है, ठीक है, और बीच में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो यहाँ एडिशन हो रहा है। इसमें एक के ऊपर ही दूसरा पावर है, तो यहाँ प्रोडक्ट होगा। ठीक है, ऐसा ही नेक्स्ट वाला भी बहुत इजी है। नेक्स्ट वाला क्या है? a⁻m b⁻m, तो इसको हम ले सकते हैं ab⁻m। ठीक है, इसे हम कहते हैं डिसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ पावर। मतलब पावर डिसोसिएट हो गया। देखो, ए और बी की होल पावर क्या थी? m, तो इसको आप a की पावर m b की पावर m लिख सकते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए है 2x है, ठीक है, इसकी पावर होल क्यूब है, तो इसको जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आप लिखेंगे 2 की पावर 3 इंटू एक्स की पावर 3। आपने क्या करा? पावर को डिसोसिएट कर दिया दो नंबर्स के बीच में जो भी अंदर थे। ठीक है, तो इसका उल्टा भी लिख सकते हैं, अगर ये दे रखा है तो आप इसको कॉमन लेके होल पावर 3 लिख सकते हैं। ठीक है, सिंपल सा लॉ है। पर बच्चे यहाँ पर बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। किस पॉइंट पे? बच्चे क्या करते हैं, कभी कभी ये लिखा रहता है, तो इसका आंसर वो लिख देते हैं a³ + b³। पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जैसे यहाँ कर रहे थे। पर देखो यहाँ पर एक पॉइंट, बारीक सा पॉइंट है, पर उसे याद रखना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सिली मिस्टेक हो जाता है। यहाँ पर बीच में क्या है? मल्टीप्लीकेशन है। यहाँ पर बीच में क्या है? इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन हो रही है, ए और बी की, और यहाँ पर क्या है? एडिशन हो रहा है। ठीक है, समझ में आया? तो जब एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो रहा है, ए प्लस बी हो या ए माइनस बी हो, तो पावर को सिंपली डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। पर लेकिन मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहा हो, आप पावर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। मान लीजिए यही अगर ऐसा होता, x/3 है, होल स्क्वायर है, ये दो नंबर डिवाइड हो रहे हैं, पावर 2 है, तो आप इसको सिंपली x² / 3² लिख सकते हो। पर यहाँ पर जैसे मान लीजिए अगर सब्ट्रैक्शन हो रहा है, तो यहाँ पर भी आप नहीं लिख पाएंगे कि a² - b² है। आप पावर सिंपली डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। तो ये आप नोट, एक नोट डालिए अपने रजिस्टर में कि पावर विल बी डिस्ट्रीब्यूट ओनली व्हेन द टू नंबर्स आर बीन मल्टीप्लाइड और डिवाइड। पावर को हम तभी डिवाइड करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जब उन दो नंबर्स का या तो डिवीजन हो रहा होगा या मल्टीप्लिकेशन हो रहा होगा। समझ में आया? अब फिर से रिपीट करता हूं, अब लिख लीजिए इसे। द पावर्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, the powers will be distributed only when the two numbers are been either, the powers will be distributed only when the two numbers are been either multiplied or divide। या तो उनके बीच में मल्टीप्लीकेशन हो रहा होगा तभी डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे, या डिवीजन हो रहा होगा तभी डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे। और फिर ये भी लिख लीजिए कि जब प्लस और माइनस होगा इसे नहीं कर सकते। ये एग्जांपल लिख के, मतलब इसी के नीचे ये लिख के ऐसे क्रॉस कर लीजिए ताकि याद रहे कि ये नहीं कर सकते। ठीक है, आपने बचपन में ये, मतलब बचपन कह रहा हूँ, 7th क्लास या 8th क्लास में पढ़ा होगा कि a+b का होल स्क्वायर क्या होता था? फॉर्मूला a² + b² + 2ab। ठीक है, जो मैंने बताया पावर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकता था। अगर पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता तो आंसर क्या होता है? a² + b²। सिर्फ इतना ही तो आंसर होता, पर एक्चुअल आंसर क्या है? ये है a² + b² + 2ab। तीसरा टर्म भी एडिशनल है इसमें। समझ में आया? तो ये पॉइंट ध्यान रखना है अच्छी तरह कि पावर डिस्ट्रीब्यूट तभी होगा जब मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहा होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला पॉइंट भी है तो बेसिक सही, तो कभी कभी यहाँ भी गलती हो जाती है। देखो, a⁻m है, तो इसका मतलब 1/a⁻m है। जैसे मान लीजिए x⁻2 -2 है,
तो जब भी एक्सपोनेंट में माइनस आ रहा है इसको मैं डिवीजन में लिख सकता हूँ। समझ में आया? या मान लीजिए एक्स पर -1 है तो ये 1/x। ठीक है, ऐसे ही अगर मान लीजिए ये होता, अगर मुझे दे रखा है एक्स पर 100, तो इसको मुझे अगर ऊपर लेके जाना है तो -100 हो जाए। ठीक है, इसी को अगर मैं न्यूमरेटर में लेके जाऊंगा तो एक्स पर -100 लिखूंगा। ठीक है, तो ये बेसिक्स रूल्स थे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के, इन्हें आप याद रखेंगे 1 2 3 4 5। हाँ, और ये डिवीजन वाला भी लिख लेंगे, डिवीजन में भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, और वो नोट ध्यान से जो नोट लिखवा है वो याद रखना आपको। ठीक है, चलिए देखो दोस्तों, अब अभी तक हमने जितने भी ये लॉस पढ़े हैं ये सब है, ये जो नंबर्स हैं, जैसे मान लीजिए एक्स का स्क्वायर है, एक्स का क्यूब है, 7 की पावर -3 है, ये सारे नंबर इंटीजर्स है। ठीक है, तो अब हम पढ़ने वाले अगर पावर फ्रैक्शंस हो तो उसका मतलब क्या है। एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूँ 4 की पावर 1/2, तो इसका मतलब क्या है। यहाँ पर एक्स का स्क्वायर का मतलब तो आपको सिंपली समझ में रहता है, एक्स को 2 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स का स्क्वायर का मतलब ये होता है। पावर अगर फ्रैक्शन हो तो इसका मतलब क्या है, देखो पावर अगर फ्रैक्शन है तो इसका मतलब जो भी आंसर आएगा, ठीक है, जो भी आंसर आएगा, नीचे जो जो नंबर दे रखा है, जैसे यहाँ पर क्या दे रखा है 4 की पावर 1/2, नीचे नंबर क्या है, फ्रैक्शन में पावर में 2 है। तो मुझे एक ऐसा नंबर बताओ जिसको 2 बार मल्टीप्लाई करने से 4 आ जाएगा, जो भी आपका बेस नंबर है। ऐसा नंबर बताओ जिसे 2 बार मल्टीप्लाई करने से 4 आ जाएगा, आंसर क्या होगा 2, क्योंकि 2 2 जा 4 होता है। तो इसका मतलब 4 की पावर 1/2 का आंसर आ गया 2। ठीक है, जैसे मान लो जो 27 है, इसकी पावर 1/3 है, तो मुझे एक ऐसा नंबर बताओ जिसे 3 बार मल्टीप्लाई करने से बेस नंबर आ जाएगा। बेस नंबर क्या है 27, और 3 बार कैसे पता लगा, नीचे देखो फ्रैक्शन में क्या है 3, तो 3 3 3 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। ठीक है, तो 27 की पावर 1/3 का आंसर क्या हो गया 7 हो गया। ठीक है, मान लो हमारे पास नंबर है 350, इसकी पावर 1/2 लिखा है। अब मुझे एक ऐसा नंबर बताओ जिसको 2 बार मल्टीप्लाई करने से यह आ जाएगा। ठीक है, आप देखो कैसे निकालेंगे। तो ये तो छोटे नंबर थे 427, तो हम इजीली समझ पा रहे थे, अब ऐसे नहीं समझ पाएंगे, मतलब कौन से वो दो नंबर होंगे जिसे मल्टीप्लाई करने से 1/2 आ जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, 5 से डिवाइड करिए, 7 से, 2। ठीक है, तो 350 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन आया वो क्या आया, 2 × 5 × 5 × 7। अब देखो इसमें से कोई जो दोनों ही नंबर, देखो यहाँ पर जैसे ये दो नंबर थे, यहाँ दो नंबर क्या थे 2 × 2, यहाँ 3 नंबर क्या थे 3 3 3 था। तो सारी नंबर सेम होने चाहिए, ये भी एक पॉइंट है, मतलब जो भी वो दो नंबर होने चाहिए वो सेम होने चाहिए। तो यहाँ पर आंसर 2 आ रहा था, यहाँ आंसर 3 आ रहा था। ठीक है, अब यहाँ पर आप जब पेयरिंग करोगे आपको सेम नंबर्स नहीं मिलेंगे। जैसे कि मान लो इसे कर दोगे तो ये 10 हो जाएगा, इसे करोगे तो 35 होगा। अब 10 × 35 350 तो होता है, लेकिन आपको वो दो नंबर सेम भी तो चाहिए, तो ये कैसे मिलेगा, तो ये दो नंबर तो नहीं होंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको बचपन में लॉन्ग डिवीजन मेथड सिखाया होगा। ठीक है, देखो जो ये हम लोग जो पढ़ते हैं √350, उसका एक्चुअल मतलब यही होता है 350 की पावर 1/2। इसे हम क्या बोलते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 350 का मतलब होता है 350 की पावर 1/2। तो देखो यहाँ पर जो भी चीज पेयर में मिल रहा है आप उसे निकाल लीजिए। जैसे 5 यहाँ 2 बार आ रहा है, तो इसे मैं लिख सकता हूँ 5 को 1 बार लिख दूंगा, और बाकी जो बचा बचा क्या 2 बच गया और 7 बच गया, वो किसके बीच में, वो किसके अंदर बच गए, रूट के अंदर ही बच गए। देखो 350 को मैं लिख सकता था, ये प्राइम फैक्टरेशन करा तो। ठीक है, ये जो दो 5 थे, तो दो का तो मैंने एक बाहर निकाल लिया। स्क्वायर रूट का मतलब क्या है 1/2, मतलब पेयर में से एक निकालेंगे। जैसे यहाँ पर ये 4 का मतलब क्या था 2 × 2, तो ये दो बार आ रहा था तो एक बार लिख दिया इसे। तो ऐसे 5 अगर 2 बार आ रहा है तो एक बार बाहर
निकाल दिया, लेकिन जो 2 और 7 है वो तो अंदर ही बच गए, 2 into 7। ठीक है, और यहाँ से कोई पेयरिंग बाहर नहीं आ रहा। अगर ये यही दो बार आता, ये 7 2 बार आता तो एक 7 में बाहर लिख देता, पर दोनों ही नंबर अकेले हैं तो उसको अंदर ही रहने दो। तो ये 5√14। इसका मतलब अगर आपसे कोई पूछे √350 का आंसर कितना है, तो आप बोलेंगे 5√14। और प्रिसाइज अगर कैलकुलेशन करना है तो आपने लॉन्ग डिवीजन मेथड पढ़ा होगा। ठीक है, यहाँ पर आपको पहले पेयरिंग करते थे, वो अभी हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन नहीं है। यहाँ से आपको डेसिमल तक में आंसर मिल जाएगा। पहले आप चूज करेंगे, ये 1 आ गया। ठीक है, यहाँ पर फिर नंबर चूज करते हैं कि कौन से नंबर से हो। 8 8 जा 64, 8 2 16, 16 और 6 22, तो 8 से जाएगा। तो ऐसे ही करके फिर डेसिमल में लग के पूरा डेसिमल में आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो वो अभी हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन नहीं है, हमें बस ये समझना है पावर का मतलब क्या है। तो देखो, पावर अगर फ्रैक्शंस हो तो उसका मतलब होता है, जैसे कि अगर 1/2 है उसी को हम स्क्वायर रूट बोलते हैं, 1/3 है तो उसी को हम क्यूब रूट बोलते हैं। ठीक है, तो मैं यहां लिखता हूं, ए की पावर 1/2 उसी को हम ऐसे करके लिखते हैं, ये रूट लगाते हैं। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, रूट। ऐसे ए की पावर 1/3 है तो इसको हम यही लिखते हैं। ठीक है, पर यहाँ पर फिर 3 लिख देते हैं। यहाँ पर 2 लिखने की जरूरत नहीं है, ये एक स्टैंडर्ड पहले से नोटेशन है। रूट का मतलब 1/2 होता है। ठीक है, आप चाहो तो लिख सकते हो, यहाँ भी 2 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं लिखोगे उसका ऑटोमेटिकली 1/2 ही समझा जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए 1/7 लिखा किसी ने, तो आपको सिंपली ए बनाना है और यहाँ पर 7 लिख देना है, तो ऑटोमेटिकली जो आपको पता लग जाएगा कि ये ए की पावर 1/7 है। ठीक है, तो इसका मतलब मुझे एक ऐसा आंसर बताओ, तो इसका आंसर कैसे निकालोगे। जैसे मान लीजिए यही लेते हैं, ए क्यूब लेते हैं। ठीक है, मान लो क्यूब रूट निकालने के लिए बोला आपको किसी भी एक नंबर का, मान लीजिए 343 है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 343 का फैक्टराइजेशन करेंगे, तो 7 से डिवाइड हो जाएगा। 7 4 जा 28, हाँ, फिर 7 से करेंगे 7। ठीक है, तो ये क्यूब रूट, तो 343 को आप क्या लिख सकते हैं, 7 into 7 into 7 क्यूब रूट है। इसका मतलब जो भी 3 का पेयर है उसमें से आपको एक चूज करना है, मतलब 3 के सेट में से आप उसे एक रिप्रेजेंट करेंगे। समझ में आया ना, ये 3 था। ऐसे जहां पर ये स्क्वायर रूट हो रहा था, 4 का मान लो रूट निकालना है, तो इसको मैं क्या लिखता था, 2 into 2। इसको मैंने क्या आंसर लिखा है, 2 लिखा। क्यों लिखा, क्योंकि 2 यहाँ पर 2 बार आ गया, तो जो भी चीज पेयर में है उसको अपने बाहर निकालना है। यहाँ पर क्या है, क्यूब है, तो जो भी ट्रिपलेट है, ट्रिपलेट मतलब 3 का पेयर, तो जो भी 3 का जो कॉम्बिनेशन है उसमें से आपको एक बाहर निकालना है। तो 3 बार 7 आ गया तो आप 7 लिख देंगे उसे। ठीक है, मान लीजिए नंबर ऐसा होता कि फिफ्थ रूट निकालना है और अंदर मतलब ये आता अगर, या क्यूब रूट ही कह लो, मान लो। ठीक है, ये अगर मान लो कोई नंबर होता क्यूब रूट हो रहा है, तो देखो, 2 यहाँ 3 बार आ गया, 7 यहाँ 3 बार आ गया, लेकिन 3 बस 2 बार आ रहा है, तो जो भी 2 3 बार आ रहा है उसको तो आप एक बार बाहर लिख देंगे। तो 2 3 बार आ रहा था तो एक 2 बाहर आ गया, रूट के बाहर आ गया। 7 3 बार आ रहा था तो एक बार बाहर आ जाएगा, और जो भी चीज बच गया वो अंदर ही रह जाएगा। क्या बच गया, 3 into 3। ठीक है, तो यहाँ बाहर क्या था, 2 और 7, तो 2 और 7 मिलके 14, और अंदर बच गया 3 3 जा 9, या क्यूब रूट हो गया। ठीक है, तो पावर अगर फ्रैक्शंस हो उसका मतलब स्क्वायर रूट, क्यूब रूट। ठीक है, उसका मतलब वो होता है। समझ में आया, पावर अगर फ्रैक्शंस का मतलब क्या है, आपको पेयरिंग में से बाहर निकालना है। चलो अब देखो, जैसे कि मान लो कुछ इस तरीके से लिखा है,
मान लो लिखा है 32 की पावर 2/5। अब इसका मतलब क्या है? 32 रेस टू पावर 2/5। अभी तक हमने क्या समझा? 32 की पावर 1/5। ठीक है, ऊपर क्या था? 1 था। तो इसका आंसर क्या था? आप बोलेंगे अगर 1/5 या 2/5 जो भी लिखा रहता है, मतलब मुझे एक ऐसा आंसर बताओ, मतलब एक ऐसा नंबर बताओ जिसको 5 बार मल्टीप्लाई करने पे 32 आ जाएगा। आप नॉर्मली क्या करोगे? सो प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। ये फिफ्थ रूट हो रहा है, तो 5 में से एक निकालना है। तो इसका मतलब 32 की पावर 1/5, 32 की पावर 1/5, इसका आंसर क्या हो गया? 2 हो गया। समझ में आया? 2/5 का मतलब क्या है? यहाँ तो 1 था, यहाँ क्या है? 2 है। तो देखो इसको हम यहाँ से समझ सकते हैं। हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि a की पावर m और उस होल की पावर n, इसको मैं लिख सकता हूँ a की पावर m इंटू n। ठीक है, ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ा था ना भी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में। a की पावर m की पावर n, तो लिख सकते हैं a की पावर m इंटू n। तो देखो इसको मैं 32, 2/5 को मैं लिख रहा हूँ 1/5 इंटू 2, लिख सकता हूँ 1/5 इंटू 2। इसको जब सॉल्व करूंगा 2/5 आ जाएगा। अरे ये देखो 2/5 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1/5 इंटू 2। तो 2 जब मल्टीप्लाई होगा न्यूमरेटर में तो होगा, तो 2/5 आ जाएगा। अब देखो ये एक नंबर है, ये एक नंबर है, इन दोनों का क्या हो रहा है? प्रोडक्ट हो रहा है। तो इसी को मैं फिर इस लॉ से क्या लिख सकता हूँ? 32 की पावर 1/5 और उसका स्क्वायर लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? बीच में क्या हो रहा है? मल्टीप्लीकेशन हो रहा है ना, यहाँ पर भी मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, m इंटू एन। तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? a की पावर m और उस होल की पावर n। तो हमारे लिए m क्या है? 1/5 है, तो 32 की पावर 1/5 और उसका होल स्क्वायर। अब 32 की पावर 1/5 क्या है? आंसर 2 है। इसका आंसर क्या था? 2 था, और बाहर आपका स्क्वायर था। समझ में आ रहा है ना? 32 की पावर 1/5 का मतलब क्या है? ऐसा नंबर जिसे 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आ जाएगा, तो वो 2 है। कैसे निकाला? प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो उसका। अब 2 का स्क्वायर हो रहा है तो आंसर 4 आ गया। इसका मतलब 32 की पावर 2/5, इसका मतलब आंसर क्या है? 4। तो ऐसे करके निकाल लेंगे। यही अगर मान लो नंबर होता 32 की पावर -2/5, इसका मतलब क्या है? तो पहले माइनस है तो इसको नीचे ले जाओ, ठीक है, पॉजिटिव हो जाएगा। उसके बाद सिंपल यही करना, फिर उसको आप ले सकते हो 32 की पावर 1/5 का डिनोमिनेटर में 1 बाई ये पूरा, तो 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4 आंसर आ जाएगा। तो सिंपल। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देखो। अब आगे अगर हम कंटिन्यू करें तो आपको कुछ ये फॉर्मूले याद होंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, याद आ रहा है ना? ऐसे ही a माइनस बी का, ये आपने पहले पढ़ा होगा ये सारा। कोई टेंशन नहीं है, अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा तो जो नेक्स्ट चैप्टर है पॉलिनोमियल, उसमें हम ये पूरा समझेंगे अच्छी तरह। वो चैप्टर पूरा इसी के ऊपर बेस है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये तीन वैसे बेसिक फॉर्मूला है, ये पढ़ाई होगा आपने। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए माइनस बी का यहाँ सिर्फ नेगेटिव आ जाता है, और ए प्लस बी ए माइनस बी ये बन जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये तो हमें आते हैं, ये हमें नहीं पढ़ने। हमें क्या पढ़ना है? देखो फॉर्मूला होगा, हमें निकालना है रूट ए प्लस रूट बी, इसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, हमें ये देखना है। ठीक है, तो उससे पहले मैं बस एक चीज बता देता हूँ, रूट ए का मतलब क्या है? अब तो आप समझ गए होंगे। ए का मतलब है 1/2। ठीक है, ए का मतलब है 1/2, इसे बस याद रखना। बताया था अभी। ठीक है, रूट को ही हम क्या लिखते हैं? उसका मतलब पावर क्या है? फ्रैक्शन के फॉर्म में। और क्या है? रूट ए का मतलब 1/2 है। क्यूब रूट कैसे पता लगते हैं? क्यूब रूट होगा तो वो लिखा रहेगा, यहाँ पर 3 लिखा रहेगा और ए, इसका मतलब ए की पावर 1/3 है। ठीक है, अगर सिंपली रूट लगा है उसका मतलब 1/2 है पावर। ठीक है, अब देखो हमें ये फॉर्मूला डिराइव करना है। तो अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर देखो पहले हम क्या करते हैं? ए स्क्वायर, या चलो इसे ऐसे लिख लो, एक्स वाई में लिख लो, रूट एक्स प्लस रूट वाई का होल स्क्वायर। तो ए की वैल्यू क्या है? रूट एक्स है, और बी की वैल्यू क्या है? रूट वाई है। समझ में आ रहा है?
तो पहले क्या होता है, ए स्क्वायर मतलब रूट एक्स का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए क्या है रूट एक्स इंटू रूट वाई, 2 इंटू ए इंटू बी, तो 2 इंटू ए क्या था हमारा रूट एक्स और बी क्या था रूट वाई था, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर, बी क्या है रूट वाई का स्क्वायर, ठीक है। अब जरा देखो, रूट एक्स का स्क्वायर इसका मतलब क्या है, रूट एक्स का स्क्वायर इसका मतलब क्या है, पहले ब्रैकेट के अंदर देखो, ये तो स्क्वायर ऐसे ही लगा हुआ था, ये ब्रैकेट, रूट का मतलब क्या था 1/2, रूट एक्स को मैंने एक्स की पावर 1/2 जो भी बोला मैंने ये याद रखना। और पावर जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं मतलब इसकी पावर 2 है तो पावर क्या होता है याद होगा तो प्रोडक्ट होता है ना, इस x की पावर 1/2 है और इस पूरे की पावर 2 है तो पावर प्रोडक्ट हो जाएगा। तो x की पावर, ये पावर अगर प्रोडक्ट होगा तो 2 से 2 कैंसिल होगा तो बचेगा x की पावर 1, तो इसका मतलब रूट एक्स का होल स्क्वायर कितना होता है, सिंपली x ही होता है, ठीक है। मतलब रूट एक्स था, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स था, उसे 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो x आ जाएगा। ऐसे अगर मैं क्यूब रूट ऑफ एक्स को 3 बार मल्टीप्लाई करूंगा, क्यूब रूट ऑफ एक्स को अगर मैं 3 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो x ही आ जाएगा आंसर। कैसे, क्यूब रूट का मतलब क्या था 1/3 और आपने इसको 3 बार मल्टीप्लाई करा है तो ये मल्टीप्लाई होगा, 3 से 3 कैंसिल होगा बचेगा x, ठीक है। इसलिए हम जब पढ़ते थे तब हम ये करते थे कि अगर रूट 2 आ रहा है इंटू रूट 2 आ रहा है तो उसको हम सिंपली 2 लिख देते थे क्योंकि ये क्या हो रहा है रूट 2 का स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही रूट एक्स का स्क्वायर में क्या लिखूंगा x। अब देखो यहाँ पर क्या है 2 रूट एक्स रूट वाई, ठीक है, 2 रूट एक्स रूट वाई, एक्स की पावर रूट का मतलब 1/2, वाई की पावर भी 1/2। अगर पावर सेम है तो उसको मैं क्लब करके एक साथ लिख सकता हूँ, जो मैंने बताया था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। बीच में क्या हो रहा है मल्टीप्लिकेशन ही हो रहा है, ठीक है, तो उसे मैंने क्लब कर दिया, पावर सेम है बेसिस अलग है तो बेस को अंदर कर दिया मैंने, तो इसको लिख दूंगा मैं। और इसका मतलब क्या है, अच्छा और देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ अंडर रूट एक्स वाई, ये पूरे की पावर 1/2 है और 1/2 का मतलब क्या होता है रूट होता है, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 रूट एक्स वाई। ऐसे ही रूट वाई का स्क्वायर मतलब वाई। तो ये आपके बुक में एज ए फॉर्मूला दे रखा है, पर मेरे हिसाब से इसे फॉर्मूले की तरह याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हमें ये फॉर्मूला याद है तो ऑटोमेटिकली जो हमें कॉन्सेप्ट पता है उसे अप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा। ये तो भी समझाने में इतना टाइम लग रहा है पर जब खुद करेंगे फटाक से आंसर आएगा। देखो नेक्स्ट हम जल्दी से करते हैं, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। मान लो रूट एक्स माइनस रूट वाई, ये फॉर्मूला निकालना है, इसका होल स्क्वायर हो रहा है, ठीक है। देखो तो पहले फॉर्मूले में क्या होता है ए का स्क्वायर, तो ए क्या है रूट एक्स उसका स्क्वायर, तो रूट एक्स का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा एक्स आएगा, फिर माइनस 2 इंटू ए बी ये था, प्लस बी का स्क्वायर, बी क्या है रूट वाई का स्क्वायर क्या होगा वाई हो जाएगा, तो यहाँ से आंसर क्या है x-2। इन दोनों को मैं एक साथ लिख रहा हूँ रूट एक्स रूट वाई, रूट एक्स रूट वाई को मैं लिख दिया अंडर रूट एक्स वाई, ठीक है, तो फॉर्मूला ये बन गया। ऐसे ये वाला रूट एक्स प्लस रूट वाई इंटू रूट एक्स माइनस रूट वाई, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या होता है फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए की वैल्यू क्या है रूट एक्स, तो रूट एक्स का स्क्वायर क्या हो गया एक्स, माइनस बी का स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या है रूट वाई है तो रूट वाई का स्क्वायर क्या होगा वाई, तो ये अगर लिखा है तो ये आंसर है, ठीक है। तो एज ए फॉर्मूला आप मत याद करो, आप कॉन्सेप्ट पढ़ लो बस, ठीक है। ये याद रखना कि रूट का मतलब 1/2 पावर होता है, ठीक है, जो भी रूट क्यूब रूट, ठीक है, इसका मतलब फ्रैक्शंस में पावर्स है, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रैशनलाइजेशन। देखो रैशनलाइजेशन एक तरीका है जिससे हम फ्रैक्शंस में जो डिनोमिनेटर होता है उसमें हम रूट को हटाते हैं, स्क्वायर रूट्स क्यूब रूट्स को, ठीक है। मेनली हमारे में स्क्वायर रूट्स ही है। देखो मैं जो बोल रहा हूँ वो एग्जांपल लूंगा तो जल्दी समझ में आएगा। मान लो है 1/√3 है, मान लो है 1/√3 है, तो रैशनलाइजेशन एक ऐसा तरीका है जिससे आप किसी भी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में जो भी रूट है इसको आप हटा सकते हैं, ठीक है। ये हटाते क्यों है, देखो इसका सिंपल से एक बेसिक मतलब कोई एक
रूल नहीं है ये, पर हाँ एक कन्वेंशन है। जैसे कि जिस लॉजिक से अगर मान लीजिए 2/-3 लिखा है तो इसको -2/3 लिखते हैं, माइनस को हम न्यूमरेटर में कर देते हैं। ठीक है। तो इसका जो लॉजिक होता है सेम, मतलब ये बस एक कन्वेंशन है जिसे हम यूज करते हैं। ऐसे ही जो रूट है उसे हम नीचे नहीं लिखते, पर ऐसा लिख भी दोगे डिनोमिनेटर में नेगेटिव या डिनोमिनेटर में रूट, तो इससे कोई गलती नहीं हो जाएगी, मार्क्स नहीं कटेंगे। हाँ, पर अगर क्वेश्चन में कह ही दिया कि आप रैशनलाइजेशन करो, तो इसका मतलब वो चाहता है कि आप आंसर आंसर में डिनोमिनेटर से रूट को हटाइए। ठीक है, तब तो आपको करके देना ही पड़ेगा। ठीक है, ये कन्वेंशन है बस, जिसको हम यूज करते हैं। देखो कैसे करेंगे। अब मुझे रूट हटाना है, तो मैंने क्या करा, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। तो इससे क्या होगा, देखो ये 3 की पावर 1/2 था ना। हमें पता है अगर रूट हटाना है तो उसे 2 बार मल्टीप्लाई कर दो तो रूट हट जाएगा। तो √3, तो √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और ऊपर क्या हो जाएगा, √3। ऊपर 1 इंटू √3 क्या हो जाएगा, √3। और नीचे √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, 3। तो आंसर ये हो गया, सिंपल था। तो रैशनलाइजेशन से क्या होगा, देखो जो डिनोमिनेटर में रूट था वो हट गया। हाँ, वो बात अलग है, अब न्यूमरेटर में रूट आ गया तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, डिनोमिनेटर में रूट नहीं रहना चाहिए। ऐसे ही मान लो कि यहाँ पर है कि 1 अपॉन में 1 माइनस या √2 - 1 है। 1 अपॉन √2 - 1। इसको हमें रैशनलाइज करना है। अब देखो कैसे रैशनलाइज करेंगे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन्हीं नंबर्स के सिर्फ साइन चेंज करके एक नंबर लिख दो, √2 - 1 या √2 + 1। ऐसा करने से क्या होगा, देखो। अच्छा, जो भी चीज हम नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हो उसे ही ऊपर करना पड़ेगा, तभी तो ये कैंसिल होके फ्रैक्शन तो वही रहेगा। मान लीजिए 3 है, तो 3 को अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो आपने जो एक्चुअल नंबर 3 था उसको आपने क्या बना दिया, 21 बना दिया। पर उसी को अगर मैं उसी से डिवाइड कर दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे मैं 21/7 लिख दूं 3 को, उसका मतलब सेम वही है। तो अगर 1 अपॉन में √2 - 1 था, उसको आपने नीचे √2 + 1 से मल्टीप्लाई करा, तो ऊपर भी आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, नहीं करोगे तो जो एक्चुअल आंसर था, जो एक्चुअल 3 था, उसको आपने क्या बना दिया, 21 बना दिया। तो वो सेम रहे तो आपको ऊपर नीचे दोनों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऊपर जब हम मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर 1 इंटू √2 + 1, तो आंसर आ गया ऊपर √2 + 1। और नीचे क्या होगा, देखो a - b, तो कौन सा फॉर्मूला है ये वाला, a + b इंटू a - b। क्या होता है इसका आंसर, a² - b²। ठीक है, तो ए स्क्वायर क्या है, ए की वैल्यू क्या है, √2 है, उसका स्क्वायर। तो √2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 माइनस b²। बी की वैल्यू क्या है, 1, 1 का स्क्वायर 1। तो √2 + 1/1, आंसर क्या आ गया, √2 + 1। तो मैं लिख सकता हूँ 1/√2 - 1 को लिख सकता हूँ √2 + 1। तो ये इसका रैशनलाइज फॉर्म हो गया। तो अगर मुझे ये रैशनलाइज करने के लिए बोला, ये कर दिया मैंने। तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ा, देखो इसको भी आप सॉल्व करोगे जो आंसर आएगा, और इसे भी जब आप सॉल्व करोगे वही आंसर आएगा। ठीक है, जैसे 3 था, 3 को चाहे मैं 21/7 लिखूं, इसे भी सॉल्व करूंगा तो 3 ही आएगा। ऐसे ही 1 अपॉन में √3 था, इसको चाहे मैं इस फॉर्म में लिखूं, यहां से भी जो सॉल्व करूंगा वही आएगा। क्यों सेम आंसर क्यों आएगा, आपने ऊपर नीचे सेम चीज से मल्टीप्लाई डिवाइड करा है, तो आपने एक्चुअल नंबर में तो कुछ इफेक्ट डालने ही नहीं दिया। ठीक है, पर इससे हुआ क्या, इससे आपका नीचे जो डिनोमिनेटर में जो नंबर था वो रैशनलाइज हो चुका है, रूट हट चुका है। अच्छा, किसी बच्चे के दिमाग में अगर ये आए ख्याल कि सर यहाँ पर जैसे सिर्फ √3 हटाना था, तो 3 के अंदर रूट था तो सिर्फ √3 से मल्टीप्लाई करा। ऐसे ही अगर ये नंबर 1/√2 - 1 है, तो टू के ऊपर ही तो सिर्फ रूट है, तो √2 से मल्टीप्लाई करना चाहिए था आपको। तो देखो इससे होगा क्या, ऊपर तो √2 आ गया, ठीक है। नीचे जब आप मल्टीप्लाई करोगे √2 - 1 को √2 से, तो ये एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा, एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा। तो √2 इंटू √2, 2 आ गया। लेकिन 1 इंटू √2 क्या हो जाएगा, ये वाला रूट तो हट गया, पर यहाँ पर रूट आ गया। तो इससे क्या हुआ, ये इनकम्प्लीट रैशनलाइजेशन हुआ। ठीक है, रैशनलाइज अभी पूरा नहीं हुआ, डिनोमिनेटर में रूट है तो रैशनलाइज नहीं हुआ। तो आपको नंबर इस तरीके से चूज करना है ताकि नीचे से पूरा पूरा ही रूट हट जाए, पूरा जो टर्म है वही रैशनलाइज हो जाए। ठीक है, तो मेनली अगर इस फॉर्म में दे रखा है, ऐसे मान लो डिनोमिनेटर में अगर हो √2,
√3 माइनस √2 है, तो आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे? √3 प्लस √2, √3 प्लस √2। क्यों? क्योंकि a माइनस बी ए प्लस बी फॉर्मूला लगेगा, उसमें दोनों में स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जो भी a और b अगर रूट के अंदर है तो स्क्वायर होने के बाद नॉर्मल नंबर बन जाएंगे। उसका आंसर बताओ। ऊपर 1 इंटू ये हो रहा है तो ये तो सेम ही आ गया न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में क्या लगेगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए की वैल्यू क्या है? √3, तो √3 का स्क्वायर क्या होगा? 3, माइनस बी स्क्वायर क्या होगा? 2। तो आंसर क्या आ गया? √3 प्लस √2/1। तो इसका मतलब 1 अपॉन में √3 माइनस √2, उसका आंसर है √3 प्लस √2। समझ में आया? इजी था। तो टेंशन मत लो, जब हम एक्सरसाइज करेंगे उसमें और भी क्वेश्चंस है, तब और अच्छे से समझ में आएगा। मैंने सिर्फ आपको ये बताया रैशनलाइजेशन एक ऐसा तरीका है जिससे हम डिनोमिनेटर में जो भी रूट है उसको हटा सकते हैं। क्यों हटा रहे हैं, इसके पीछे का लॉजिक सेम वही है, जो नेगेटिव को नीचे रूट में नहीं रख, डिनोमिनेटर में नहीं रखते। ये कन्वेंशन है बस, ठीक है। 1/√3 लिख दोगे तब भी कोई गलती नहीं हो जाएगा, मार्क्स नहीं काटेगा कोई। पर हाँ हाँ, अगर क्वेश्चन पूछ रहा है रैशनलाइज करो, तो फिर तो वो इंटेंशनली चाहता है कि आप उसे करें। तो कैसे करेंगे? आप एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि रूट हट जाए। इस केस में सिंपली √3 से मल्टीप्लाई करने से हट गया, नीचे 3 आ गया, ऊपर रूट आ गया, ठीक है। ऊपर रूट होगा तो कोई दिक्कत नहीं, डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। यहाँ पर क्या था, यहाँ अगर हम सिंपली √2 से मल्टीप्लाई करते तो ये तो हट जाता, लेकिन यहाँ √2 आ जाता, ठीक है। तो फिर से रैशनलाइज नहीं हुआ वो, तो इसलिए हमने ऐसे नंबर से करा। ऐसे अगर ये वाला एग्जांपल दिया मैंने, ये होता तो ऐसे कर देते इसे। समझ में आया? इजी है, जब क्वेश्चन करेंगे और अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो जो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। तो हम कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, रैशनल इरेशनल नंबर के बारे में, उसे देखते हैं। देखो, जो पहली प्रॉपर्टी है, रैशनल को मैं आर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और इरेशनल को आई आर से, ठीक है। रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, चाहे मैं एक रैशनल और एक इरेशनल नंबर का चाहे एडिशन करूं या सब्ट्रैक्शन करूं, तो मैंने एक साथ ही लिख दिया प्लस माइनस, ठीक है। तो जो आंसर आएगा वो हर समय एक इरेशनल आएगा, ठीक है। ये आपके एनसीईआरटी में लिखा भी है, ठीक है। पर मैंने उसको सिंप्लीफाई करके जनरल, ताकि जल्दी याद रहे, उसके फॉर्म में लिख दिया। तो रैशनल और इरेशनल को चाहे मैं प्लस करूं या माइनस करूं, आंसर हर समय क्या आएगा? इरेशनल आएगा। ऐसे ही रैशनल और इरेशनल के बीच में चाहे डिवाइड करूं या मल्टीप्लाई करूं, तो आंसर क्या आएगा? इर रैशनल आएगा। ऐसे पर अगर मैं दो इरेशनल नंबर के बीच में चाहे मैं प्लस करूं, सब्ट्रैक्शन करूं, एडिशन करूं, सब्ट्रैक्शन करूं, मल्टीप्लिकेशन करूं या डिवीजन करूं, कुछ भी करो, आंसर कुछ भी हो सकता है। या तो रैशनल हो सकता है या इरेशनल हो सकता है, कोई श्योरिटी नहीं है। जैसे यहाँ पर तो मैंने गारंटी के साथ कह दिया कि अगर रैशनल और इरेशनल का सब्ट्रैक्शन या एडिशन करते हो तो गारंटी आंसर जो आएगा वो क्या आएगा? इरेशनल आएगा। ऐसे अगर प्लस माइनस करते हो, सॉरी मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो, तब भी इरेशनल आएगा, ठीक है। पर जैसे ही तो इरेशनल नंबर का आप सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इनमें से कोई सा भी ऑपरेशन करते हो, तो आंसर रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। तो आपको चेक करना पड़ेगा कैसे हो सकता है। देखो एग्जांपल, ये √2 एक इरेशनल नंबर है, इसको मैंने सब्ट्रैक्ट करा √2 से, तो √2 माइनस √2, तो कौन सा ऑपरेशन हो रहा है? इरेशनल और इरेशनल के बीच में नेगेटिव साइन है, तो आंसर क्या आ रहा है? 0। और 0 कैसा है? रैशनल है। पर यहीं पर अगर ये होता 2√2 माइनस √2, तो आंसर आता है √2। तो ये भी रैशनल था, ये भी रैशनल था, यहाँ पर भी सब्ट्रैक्शन ही कर रहे हैं, पर अब कैसा आंसर आ रहा है? इरेशनल आ रहा है। समझ में आया? ऐसे मान लो कि √2 इंटू √3, तो आंसर क्या आ रहा है? √6, इरेशनल, ठीक है। तो कुछ भी आ सकता है, अगर दोनों ही इरेशनल है कुछ भी आ सकता है, लेकिन अगर एक रैशनल और एक इरेशनल है तो गारंटी के साथ वो क्या आएगा? हर समय इरेशनल ही आएगा, चाहे प्लस करिए माइनस करिए। तो 2 प्लस √3, 2 प्लस √3 रहेगा, वो कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर है। आगे सॉल्व नहीं कर सकते सर, ठीक है। सॉल्व करना है तो ऐसे करना पड़ेगा ना, 2 प्लस √3 की जो भी वैल्यू है वो 1.72, ये चलता ही रहेगा, उसमें आप 2 ऐड करोगे तो ये 3.72 कुछ ऐसा बन जाएगा नंबर, ठीक है। आंसर वो आएगा। और ये नंबर कैसा होगा? इरेशनल होगा, ठीक है। तो ये सिंपली आपको याद रखना है, रैशनल और इरेशनल के बीच में जब प्लस माइनस करो, मल्टीप्लाई डिवाइड करो, दोनों ही केस में क्या आ रहा है?
इरेशनल। और जब दोनों ही इरेशनल हो जाएंगे तो कुछ भी आ सकता है, आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखेंगे। अब हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 5 को लेंगे पहले, फिर एक्सरसाइज नंबर 5.6 को कवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू।